Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to solve June 2016 paper. Now 2016 का पेपर मुझे सिर्फ जून का ही मिला है guys. So if you have another paper of 2016 do let me know. Okay? अगर आप लोगों के पास है दिसंबर अटेम्प्ट का पेपर तो आप लोग मुझे दे देना. वैसे कभी कभी क्या होता है ना कि नेट की जो साइकिल होती है वो प्रॉपरली नहीं चल पाती है. दैट मीन्स अगर जून का एग्जाम है तो जून में ही हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हो सकता है इस वजह से इन्होंने एक एग्जाम का गैप कर दिया हो. आई हैव नो आइडिया कि 2016 में क्या हुआ था, राइट. सो एक काम करना कि इफ़ यू फाइंड एनीवेयर दिसंबर 2016 पेपर तो प्लीज़ मुझे वो सेंड करना, ठीक है. वैसे तो जितने पेपर्स मेरे पास हैं हर साल के वो पीवाईक्यूज इस सीरीज में हम लोग करेंगे. अगर कोई पेपर मुझे बाद में मिलता है तो उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है. Now those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. ये वाला टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है if you are new to this platform, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, डेली MCQs ऐप पे होते हैं वो भी यहाँ पे कभी कभी उसमें से भी मैं शेयर करती हूँ. इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ जिनसे कि आपका रिविजन हो सके, ठीक है. बिकॉज विजुअलाइजेशन से हम ज़्यादा समझ पाते हैं. तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड जितना भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ओके. एंड कोई भी क्लास अपडेट होता है, टेस्ट अपडेट होता है तो वो भी इसी टेलीग्राम के थ्रू मैं शेयर करती हूँ, ठीक है. सो बेसिकली क्लासेस कैसे हो रही हैं, क्या चल रहा है, वो सारी बातें यहीं पे होती हैं. तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम, ओके. स्टार्ट करते हैं क्लास. आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके. Now, here is question number 1. Which one of the following statement represents the idea of Searit Mills? इसमें से कौन सा है जो Searit Mills का sociological imagination idea describe कर रहा है? Looking social world as social fact, understanding differences among the classical theorists, bringing together private troubles and public issues, avoiding individual based explanation. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is bringing together private trouble and public issue. Please remember कि जो सीरेट मिल्स हैं वो बात करते हैं कि कैसे हमारे जो प्राइवेट ट्रबल्स होते हैं अगर हम लोग बिगर पिक्चर में उसको देखेंगे तो वो एक्चुअली में पब्लिक इश्यूज होते हैं, ठीक है. जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, सो मुझे ऐसा लगेगा दैट दिस इज़ माई प्राइवेट इशू, बट नो, दिस इज़ अ पब्लिक इशू. क्योंकि किसी की भी जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं लग पाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, राइट. ज़रूरी नहीं है कि सब ने अगर पढ़ाई करी है तो उनकी जॉब लग जाएगी, राइट. सो दिस इज़ द इशू दैट इज़ देयर इन द पब्लिक. सो इसी बारे में बात करी है सीरेट मिल्स ने अपने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में. नाउ गाइज आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप लोग खुद से स्टडी कर रहे हो सोशोलॉजी या फिर आपको इंटरेस्ट है सोशोलॉजी में, सो प्लीज़ एक बार ये द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक ज़रूर पढ़ना. दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो यू विल हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी में हम किस तरह की स्टडी करते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस बुक, ओके. Now, here is the note on sociological imagination. देखो, sociological imagination refers to a way of seeing the world. चीज़ों को देखने का तरीका is what he calls sociological imagination. Okay? Now, Mills defined sociological imagination as the grasp हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशन बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी. ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये कोटेशन आ सकती है, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन रीड दैट एज वेल. प्लीज़ ये सारी पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ओके. सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 2. हु अमंग्स द फॉलोइंग सेज दैट सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? किसने कहा था कि सोशोलॉजी जो है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का स्टडी होता है? वेबर, दरखाइम, ऑगस्ट कोन, स्पेंसर. नाउ यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज कॉन्सेप्ट, आइडिया, कैटेगरीज या वी कैन से बिलीफ जो कि एक्चुअली सोशल कलेक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है. यानी कोई भी चीज़ जो सोशल कलेक्टिविटी से रिलेटेड है दैट इज योर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ओके. सो ये कहते हैं कि सोशोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एमाइल दरखाइम, क्योंकि यही बात करते हैं इस बारे में, राइट. So what I said, social representation is a product of कलेक्टिविटी, ओके. प्लीज रिमेंबर. नाउ कुछ भी हो सकता है, वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, ओके, कोई आइडिया हो सकता है या फिर कोई बिलीफ हो सकता है
किसी तरह का कोई कैटेगरी भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में देखनी होती हैं। ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विद एमाइल डर्कहाइम। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एन आइडियल टाइप इज व्हाट? एक आइडियल टाइप क्या है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? द मोस्ट कॉमन सिचुएशन इन अ गिवन सोसाइटी, philosophical model of an ideal society, conceptual or analytical tool to understand social phenomena, या फिर statistical evidences collected by social researcher. What will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember, ideal type जो होता है वो एक conceptual, heuristic, analytical tool है, ठीक है। वो बिल्कुल भी philosophical नहीं है, बिल्कुल भी common नहीं है, और statistically जितना भी evidence होता है उससे related नहीं है। It is just, you can say, एक ऐसा ह्यूरिस्टिक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम सोशल रियलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ओके, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, question number 4, according to whom internalized shared values are regarded as playing a decisive role in the social integration of any society? किसने कहा था कि जितना भी शेयर्ड वैल्यूज़ होता है जिसको हम लोग इंटरनलाइज करते हैं वो एक्चुअली हमारे सोशल इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल इंटीग्रेशन मतलब कैसे सोसाइटी साथ में रहती है। टेलकट पार्सन, मेलिनोस्की, दरखाइम या मर्टन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन टॉक्स अबाउट वैल्यू कॉन्सेंसस। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड। Now what do you understand by this value consensus? वैल्यू कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि कैसे वैल्यूज और नॉर्म्स जो होते हैं उसको इंडिविजुअल इंटरनलाइज कर लेता है, जैसे कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट वैल्यूज एंड नॉर्म्स internalized by individual. Okay, we can say it is done through socialization. So socialization के थ्रू होता है, right? एंड इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखना कि यही वैल्यू कॉन्सेंसस जो है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आती है स्टेबिलिटी। ओके, सो स्टेबिलिटी और ऑर्डर ये सारी चीज़ें भी हैं जो कीवर्ड्स हैं पार्सन्स के। ओके, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। ओके, please remember, so shared values, actually he is talking about value consensus. Okay, now question number 5, which according to Robert Redfield is not the कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटिल कम्युनिटी? इसमें से कौन सा है जो लिटिल कम्युनिटी का फीचर नहीं है? मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया इसी PYQ सीरीज में। सो कौन सा होगा वो बताओ। डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, लोकेशन या फिर सेल्फ सफिशिएंसी? सो वी ऑल नो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है लोकेशन। ही डजंट टॉक अबाउट लोकेशन, इसकी जगह ही टॉक्स अबाउट व्हाट? स्मॉलनेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि लिटिल कम्युनिटी के फीचर रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिए हैं बट ग्रेट कम्युनिटी के नहीं दिए हैं, ठीक है। देयर आर 4 फीचर्स दैट ही टॉक्स अबाउट: डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्मॉलनेस। ओके, नाउ question number 6, there are some important books and author and you have to connect them. So pattern of culture book जो है, it is a very important book written by, it is written by Ruth Benedict. Please remember, primitive culture is a book written by E.B. Tyler. A Scientific Theory of Culture is a book by Malinowski, and Notes Towards Definition of Culture is an uncommon book by T.S. Eliot. Okay, please remember these books, these are very important. So Pattern of Culture book किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की। सो ए का थर्ड होगा। देखो ए का थर्ड एक में ही है। सो अगर एक भी बुक अगर आपको पता है आप आराम से टिक कर लोगे। दैट इज़ वाई सारी बुक्स पढ़ना है, कोई भी आपको एग्जाम में याद रह सकती है, राइट। सो उस लॉजिक के साथ आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज द बुक्स एंड ऑथर पार्ट डेली। आपको डेली ये चीज़ रिवाइज करनी होगी तभी एग्जाम में कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? इसमें से कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? टेरिटरी, अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वी फीलिंग या फिर लैंग्वेज? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is D, that is language. Territory is important, set of social relationship is also important, we feeling is also important, but language is not necessary.
कम्युनिटीज़ जो हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज के साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसा कोई सिंगल लैंग्वेज होना ज़रूरी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी डी. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा कम्युनिटी का. ओके, सो भाषा इज द करेक्ट आंसर. Now, question number 8. The change of statuses occurring with sufficient frequency as to be socially patterned can be designated as what? Status set, status conflict, social status या फिर status sequence. What will be the correct answer? The changes of status occurring with sufficient frequency as to be socially patterned. यानी एक के बाद एक स्टेटस आ रहा है. So the correct answer is D, दैट इज स्टेटस सीक्वेंस. स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है? जब हम अपने सारे स्टेटसेस को एक सीक्वेंस में देखते हैं. ठीक है, जैसे कोई पर्सन को अगर हम देखें तो पहले ही इज़ अ स्टूडेंट, देन ही विल गेट एम्प्लॉय, देन ही विल बिकम मैनेजर एंड देन ही विल रिटायर. तो ये अलग अलग सीक्वेंस हैं स्टेटस के, राइट. स्टेटस सेट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेटसेस. सारे स्टेटस को जब हम मिलाते हैं दैट इज स्टेटस सेट. ओके, जैसे कोई एक पर्सन टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है और साथ में वोटर हो सकता है. ये सारे अलग अलग स्टेटस है, राइट. सो इनका कलेक्शन होता है स्टेटस सेट. प्लीज रिमेंबर. स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट इज अ टेंशन कॉज्ड बाय कंपीटिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस. यानी अलग अलग स्टेटस से जब हमें टेंशन देखने को मिलती है. ठीक है, मान लो कोई दो स्टेटस है आपके, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. ठीक है, मान लो कि एक टाइम पे आपको अपना होमवर्क करना है और उसी टाइम पे आपके घर पे पार्टी है, तो आपको अपने फैमिली और गेस्ट को भी अटेंड करना है. सो ये दो साथ में क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके दो अलग अलग स्टेटस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं. सोशल स्टेटस यू ऑल नो, इट इज़ अ पोजीशन जो कि इंडिविजुअल होल्ड करता है. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गाइज, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, सो मेक श्योर कि रोल एंड स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर से पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए. Okay, this is very very important. Now, question number 9. When the performer of a role adopts a subjective detachment from the role, it is called as what? Role conflict, role taking, role distance या फिर role incompatibility. Now, जब कोई performer अपने role से detached हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? The correct answer is C, that is role distance. Role distance का मतलब क्या होता है? रोल डिस्टेंस का मतलब होता है जब हम अपने रोल से डिटैच्ड हो जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. और ये एसोसिएटेड किससे है? यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल. इट इज़ एरविंग गॉफमैन. ओके, सो गॉफमैन का नाम आपको इसमें याद रखना है. ओके, सो बेसिकली ये होता क्या है? इसका मतलब है नॉट इंटरनलाइजिंग एज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. यानी किसी भी रोल को अगर आपने इंटरनलाइज नहीं किया, ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, अगर अपनी आइडेंटिटी में किसी को इंटरनलाइज नहीं किया है किसी रोल को, दैट इज रोल डिस्टेंस. ओके, एग्जांपल क्या होगा? देखो, जैसे मान लो दैट आई एम वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड. ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड. ठीक, अब वहाँ पर ना ऑल डे आई टॉक अबाउट ऑन हाउ आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. ठीक है, मैं वहाँ बैठ के हर समय अपने मोबाइल पे देखती रहती हूँ कि IAS ऑफिसर कैसे बनना है, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या है. सो व्हाट आई एम डूइंग हेयर इज आई एम डिटैच्ड विद द रोल दैट आई शुड प्ले. है ना, सिक्योरिटी गार्ड के रोल को मैंने एकदम उससे मैं डिटैच्ड हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं करनी है. सो दिस इज़ कॉल्ड रोल डिस्टेंस. ओके, इसका एक मीनिंग और ये भी होता है कि अगर मैं कुछ दिन के लिए अपने रोल से डिटैच्ड हो जाऊँ, लेट्स से मैंने 2 हफ्ते तक कोई क्लास नहीं ली, 2 हफ्ते तक आई एम जस्ट इन माई रूम, आई एम जस्ट enjoying my life and I'm not doing any work. Let's say I'm not doing my research work, I'm not making classes. है ना, 2 हफ्ते तक मैं गायब हूँ लेट्स से, तो ये क्या है? ये भी रोल डिस्टेंस है. ठीक है, तो जब आप अपने रोल से डिटैच्ड हो जाते हो दैट इज ऑल्सो रोल डिस्टेंस. एंड जब आप उससे ब्रेक ले लेते हो या थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाते हो, डिटैच्ड हो जाते हो, दैट इज ऑल्सो रोल डिस्टेंस. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू होम रोल इज डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. किसने कहा था कि जो रोल है वो स्टेटस का डायनेमिक पार्ट है? क्योंकि डायनेमिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, आपका जो रोल है वो हर स्टेटस के साथ चेंज होता रहेगा, राइट. जबकि जो स्टेटस है उसको इन्होंने क्या बोला है? रिफर्स टू पोजीशन एंड रोल इट्स परफॉर्मेंस. इन्होंने कहा कि ये जो स्टेटस होता है ना,
ये हमारी एक पोजीशन होती है, और रोल जो होता है वो एक्चुअली जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ आवर रोल। राल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर या फिर पी.एल. केंडल। नाउ वन स्टूडेंट हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये पी.एल. केंडल कौन है। इनके बारे में पढ़ो थोड़ा सा और कमेंट में मुझे बताओ। ओके गाइज, देखो जो भी मैं बोलती हूँ करने के लिए एक्टिविटी वो प्लीज़ किया करो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल लर्न एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, ना the correct answer here is of course B, that is R.K. Merton। R.K. Merton का famous quotation है ये, please remember। okay, एग्जाम में आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। इन्होंने कहा था रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। ओके, नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पीडीएफ वगैरह रीड करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जो भी PYQs तुम लोग देख रहे हो, जो भी क्लासेस देख रहे हो, उसको एग्जाम से पहले एक बार 1.5x की स्पीड पे दोबारा देखो। आई नो दिस साउंड्स कि मैम फिर से क्लास को देखना इज़ नॉट फ्रूटफुल, बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम्स में, जो भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, दे आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस को बार बार देखा है, जिन्होंने रिवीजन बार बार किया है। ओके, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे एक बार क्लास देख लिया, उसके बाद वॉक करते करते उस क्लास को दोबारा स्पीड बढ़ा के देख लिया। उससे क्या होगा, दोज थिंग्स दैट आई से इन द क्लास वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, एंड एग्जाम में यू विल अपने आप रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू स्टडी। एक बार क्लास देख लिया है, उसके बाद या तो पीडीएफ पढ़ लो अगर पीडीएफ पढ़ सकते हो, या फिर उस क्लास को दोबारा से 2x की स्पीड पे देख लो। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू द रिविजन। और आज के टाइम में गाइज आई वुड से कि ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिकॉज देयर आर टीचर्स, देयर आर एजुकेटर्स हु आर डूइंग मेहनत फॉर यू, सो यू हैव टू जस्ट स्टडी दोज थिंग्स। ओके, सो इस चीज़ को समझो, रैदर देन हैविंग दैट टाइप ऑफ अप्रोच कि मेरा तो होना नहीं है, देयर आर रिजर्वेशन एंड दिस एंड दैट। जो भी है, जैसा है सिस्टम है, राइट, वॉट यू कैन डू एंड वॉट इज इन योर हैंड, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट। ओके, चलो अच्छा आप स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, बाय वॉट टर्म मर्टन डेजिग्नेटेड the range of role relationship which persons have by virtue of occupying a particular social status। मल्टीपल रोल, रोल सेट, रोल नेटवर्क, स्टेटस रोल। ना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मर्टन ने बात की है, वो क्या है, जिसमें ये कहते हैं दैट देयर आर रेंज ऑफ रोल रिलेशनशिप विच पर्सन्स हैव बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्टेटस। यानी एक स्टेटस के साथ जो भी आपके रोल्स अटैच्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे मिला के। ठीक है, लेट्स से आई एम अ टीचर। ठीक है, सो एज अ टीचर मेरा काम क्या है, पहला तो है दैट आई शुड टीच, दूसरा है लेट्स से आई हैव टू प्लान द क्लासेस। ठीक है, कुछ भी, लेट्स से आई हैव टू मेक पीपीटी, सो लेट्स से अनदर इज आई हैव टू काउंसिल द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई एम अ काउंसलर ऑल्सो, लेट्स से। ठीक, आई हैव टू मेक टेस्ट एंड आई हैव टू मेंटेन डायरी। ठीक, अब एज अ टीचर मान लो मेरे ये सारे रोल्स हैं, ऑल दीज आर माई रोल्स, और टीचर क्या है, मेरा स्टेटस है। सो एक स्टेटस के साथ मेरे इतने सारे रोल्स हैं, इसको मर्टन ने क्या बोला था, इन सारे रोल्स को अगर हम मिला दें, सो मर्टन ने क्या टर्म यूज किया था इसके लिए। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रोल सेट। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पर सारे रोल को मिलाकर अगर हम बोलेंगे सो ये हो जाएगा रोल सेट। ठीक है, और अलग अलग जब हम सारे जितने भी इनके स्टेटस होंगे, लेट्स से एज अ फादर, एज अ टीचर, एज अ हस्बैंड, उन सब रोल्स को जब हम मिलाते हैं दैट इज और मल्टीपल रोल। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल रोल एंड रोल सेट। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। रोल नेटवर्क करके कोई टर्म नहीं होता है और स्टेटस रोल करके भी कोई टर्म नहीं होता है। सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 13, there are some concepts and some important authors and we have to match them। देखो, militant and industrial society के बारे में बात करी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ एमाइल दरखाइम। फोक अर्बन कॉन्टिनम के बारे में बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, और जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट इज अबाउट एफ टॉनेस। नाउ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट के ही PYQ में मैंने आपको ये कराया था। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। प्लीज रिमेंबर, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। देखो, all groups are social networks because all networks are not social group। सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग सोशल नेटवर्क्स कह सकते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क्स हैं वो सोशल ग्रुप्स नहीं होते हैं।
सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स तो सही हैं कि सारे नेटवर्क सोशल ग्रुप्स नहीं हो सकते और सारे ग्रुप्स को हम लोग सोशल नेटवर्क कह सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 15, टाइप ऑफ अथॉरिटी इन अ रिलीजियस सेक्ट इज व्हाट. रिलीजियस सेक्ट में किस टाइप ऑफ अथॉरिटी को हम देखते हैं, ट्रेडिशनल, ब्यूरोक्रेटिक, रैशनल या फिर लीगल. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्रेडिशनल. प्लीज रिमेंबर. ओके, नाउ ट्रेडिशनल अथॉरिटी बेसिकली कौन सी होती है, जहाँ पर जो लेजिटिमेसी होती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम या प्रैक्टिस से आ रही होती है, यानी बहुत लंबा कोई कस्टम है, प्रैक्टिस है, उसकी वजह से अथॉरिटी आपके पास है, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ठीक है, जैसे कि आपके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उन लोगों के पास किसी तरह का कोई अथॉरिटी था ना, यू विल ऑल्सो हैव दैट सेम काइंड ऑफ अथॉरिटीज, बिकॉज ये काफी टाइम से चली आ रही है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, what an individual as an organism does not have at birth that is relevant to the process of socialization. ऐसा क्या है जो हमारे पास at the time of birth नहीं होता है, which is important for the process of socialization. Instinct, कैपेसिटीज, रिफ्लेक्सेस या फिर एटीट्यूड. सिंपली आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बर्थ के टाइम पे हमारे पास नहीं होती है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोशलाइजेशन प्रोसेस. यानी सोशलाइजेशन के टाइम पे और सोशलाइजेशन में हम लोग इसी चीज़ को डेवलप करते हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड के साथ हम बॉन्ड नहीं होते हैं, हमारा एटीट्यूड जैसे जैसे लाइफ हमारी बीतती है वैसे वैसे हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. Question number 17, who among the following is the author of Mind Self Society? Easy question. Talcott Parson, Margaret Mead, G.H. Mead या फिर Gardner Murphy. The correct answer is C, that is George Herbert Mead. Please remember, important book. इसके अलावा मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि परेटो की भी ऐसी सेम बुक है. You have to tell me in the comment section. Okay? Now, question number 18, the functional theory of social stratification was expounded in the writings of what? Davis and Black, Davis and Moore, Parsons and Bales या फिर Weiser and Weiser. Functional theory of stratification जो है वो किसका है? The correct answer is B, that is Davis and Moore. Please remember, it is a very important theory under the topic of social stratification. So very, very important. Question number 19, in a family, the grandfather was a potter in a village and father taught in school of a town, and now son is an engineer in a multinational company in a metro city. This illustrate what? Cultural mobility, horizontal mobility, intragenerational mobility या फिर intergenerational mobility. Now guys, मैंने mobility already इस YouTube पे पढ़ाया हुआ है, so make sure that you watch that class. Okay? देखो, फैमिली में एक ग्रैंडफादर जो है वो पॉटर थे, ठीक है. फिर फादर जो थे वो स्कूल में पढ़ाते थे एक टाउन के, और फिर उनका जो बेटा था वो क्या बन गया? इंजीनियर बन गया एक एमएनसी में. सो इसको हम लोग किस तरह का मोबिलिटी बोलेंगे? द करेक्ट आंसर इज डी. इसको हम लोग इंटरजनरेशनल मोबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमें सोशल स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है. सो इंटर जनरेशनल कब होता है? जब हम जनरेशन में चेंज देख रहे होते हैं. और इंट्रा जनरेशनल कब होता है? जब हम एक इंडिविजुअल की लाइफ में चेंज देखते हैं, ठीक है, किसी एक की लाइफ में चेंज, इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है. हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कौन सा होता है? कि सेम सोशल लेवल पे आपका मोबिलिटी हुआ है. जैसे लेट्स से अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बाद में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, ठीक है. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्योंकि मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर ही. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. विच व्यू अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट व्यू ऑफ सोशल चेंज? इसमें से कौन सा है जो सोशल चेंज का ओल्डेस्ट व्यू होता है? साइक्लिकल, लीनियर, एवोल्यूशनरी, डायलेक्टिकल. द करेक्ट आंसर इज सी गाइज. प्लीज रिमेंबर, इट इज एवोल्यूशनरी. एवोल्यूशनरी में आ जाते हैं हमारे सारे क्लासिकल थिंकर्स जैसे ऑगस्ट कोंत, इवन कार्ल मार्क्स, राइट. ये सब लोग एवोल्यूशनरी में आएंगे. सो ओल्डेस्ट क्या है? एवोल्यूशनरी. प्लीज रिमेंबर. Question number 21, who said that revolutions are locomotives of history? किसने कहा था कि रेवोल्यूशन जो है वो लोकोमोटिव है हिस्ट्री का? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले भी. हेगल, कांत, मार्क्स, एंगल. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कार्ल मार्क्स. प्लीज रिमेंबर.
Now, question number 22, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम. सो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं ऑगस्ट कोंत, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में कौन बात करता है? सो ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर. डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कौन बात करता है? डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करी है एमाइल दरखाइम ने. एंड प्रिमिटिव कल्चर की बात करते हैं टेलर या टाइलर. सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए का थर्ड. देखो ए का थर्ड एक में ही है, तो पहले तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते थे, अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, हु यूज द फ्रेज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस किसका फ्रेज है? SF नाडल, लेवी स्ट्रॉस, AR रैटक्लिफ ब्राउन या फिर RK मर्टन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is C, that is AR Ratcliffe Brown. Please remember, कई बार ये question आ चुका है एग्जाम्स में. Question number 24, who supports the view that social structure is more or less stable and unchangeable while its qualitative character is dynamic and changeable. किसने कहा था कि ये जो social structure होता है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, जल्दी चेंज नहीं होता. जैसे फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्ट्रक्चर है, वो जल्दी चेंज नहीं होगा. फैमिली जैसा ही रहेगा. ठीक है, फैमिली रहेगा वैसे ही, बट उसके अंदर की जो मेंबर्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है. सो इट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज डायनेमिक एंड चेंजेबल. जैसे फैमिली की क्वालिटी पहले जो थी, हो सकता है आज ना हो, बट फैमिली होगी. राइट. सो किसने कहा था ये? द करेक्ट आंसर इज Ratcliffe Brown, Nadal, Malinowski, Levi-Strauss. The correct answer is A, that is Ratcliffe Brown. Now you guys have to add these things in your Ratcliffe Brown notes. जहाँ पर भी आपने Ratcliffe Brown के notes बनाए हो, पढ़ा हो, वहाँ पर इसको add कर लो. Okay, this is very very important. Now question number 25. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, एंड वी हैव टू मैच देम. सोशल मॉर्फोलॉजी किसका है? रेसिप्रोसिटी, अलायंस थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट. अब यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? देखो, सोशल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं रैटक्लिफ ब्राउन. ओके. एंड रेसिप्रोसिटी के बारे में बात करा है मार्शल मॉस ने. प्लीज रिमेंबर. अलायंस थ्योरी के बारे में बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस, और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट हम कह सकते हैं फर्डिनेंड सॉसर को. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी. Okay, very important question. Now, question number 26. Who gave the mechanical and statistical model in his study of kinship structure? Mechanical and statistical model किसका है kinship structure में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये. अभी आज के जो 50 क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े से इजी हैं. ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप याद कर सकते हैं, जो फैक्चुअल हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं हैं. नाउ मैकेनिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी एक शॉर्ट वीडियो बना के, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. जब आप थोड़ा सा लेवी स्ट्रॉस का बैकग्राउंड समझोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लेवी स्ट्रॉस. ठीक है. Now, question number 27. Who among the following talked about moving equilibrium? Now, पीछे की कुछ क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मूविंग इक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन सोशल सिस्टम. सो सोशल सिस्टम, मूविंग इक्विलिब्रियम, ये सब किसके कीवर्ड्स हैं? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर या फिर मेलिनोस्की. प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज टेलकर पार्सन. ओके, टेलकर पार्सन बात करते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम की. यानी सोसाइटी में कुछ भी होता है, सोसाइटी अपने स्टेबिलिटी पे, अपने वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाती है. ठीक है. जैसे कोविड को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. Question number 28. To Emile Durkheim, moral density means what? Moral density से हम लोग क्या समझते हैं? Sheer increase in the number of individuals working morally, individuals feeling sobriety, increased interaction between the individuals. What will be the correct answer? The correct answer is D. जब लोगों के बीच में interaction बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मॉरल डेंसिटी. ओके, प्लीज रिमेंबर ऑल द टर्म्स गिवन बाय एमाइल दरखाइम आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाज द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स वेबर, RK मर्टन, पार्सन्स, नन ऑफ द अबव. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. राइट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज RK मर्टन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये सब मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगी. मैं सब नोट डाउन कर रही हूँ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको पढ़ाने चाहिए शॉर्ट में. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. हु हैज स्टडीड टोब्रियन आइलैंड? टोब्रियन आइलैंड पे किसने स्टडी किया है? AR ब्राउन, जेम्स फ्रेजर, मेलिनोस्की या फिर एमाइल दरखाइम. द करेक्ट आंसर इज
C, that is Malinowski. Very very easy question. Question number 31. The concept the generalized other was introduced by G.H. Mead, Bloomer, Pareto, none of the above. So generalized other concept किसका है? That is the question. The correct answer is A, G.H. Mead. G.H. Mead में हम लोग पढ़ते ही हैं generalized other, right? Now, question number 32. Max Weber distinguished power from authority as the presence or absence of what? मैक्स वेबर ने अथॉरिटी ऑफ पावर में डिफ्रेंशिएट किया है और उन्होंने बताया है कि पावर और अथॉरिटी में एक चीज़ के प्रेजेंस और एब्सेंस को लेके हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्या प्रेजेंस और एब्सेंस है? हायरार्की, रैशनैलिटी, लेजिटिमेसी या फिर ब्यूरोक्रेसी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लेजिटिमेसी. ठीक है, जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? अथॉरिटी बन जाती है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आया हुआ है. ओके. क्वेश्चन नंबर 33. हु वर द फर्स्ट टू डेवलप एलीट थ्योरी? सबसे पहले एलीट थ्योरी के बारे में किसने बात की? परेटो, मॉस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, परेटो एंड मिल्स या मॉस्का एंड मिशेल? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ए. प्लीज ये याद कर लो, एलीट थ्योरी में सबसे पहले जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, डेवलप किया, दैट इज परेटो एंड मॉस्का. ओके. Question number 34. The book Methodological Position of Symbolic Interactionism was written by H. Bloomer, C. H. Cooley, Erving Goffman या फिर G. H. Mead. Methodological Position of Symbolic Interactionism, very important book. इस तरह की books guys repeat होती हैं अलग अलग एग्जाम्स में. तो no matter what exam you are preparing for, all these questions are really important. ओके, द करेक्ट आंसर इज ए. हर्बर्ट ब्लूमर की बुक है. नाउ हर्बर्ट ब्लूमर की बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है. ओके, दैट इज योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. फंक्शनलिज्म अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय डेरेनडॉर्फ, कोजर, कार्ल मार्क्स या फिर कोलिंस? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कोजर. नाउ कोजर की एक बुक भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है इनकी बुक का, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट क्लासेस में मैंने उस बुक का नाम शेयर किया था. Okay, so you guys have to tell me. Question number 36. ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है. CUET PG में ये बहुत बार आया है. इवन बहुत सारे ऐसे सेट के पेपर्स हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन आया है. सो दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 5 ग्रेट मोड्स ऑफ सोशल चेंज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स. कौन से हैं वो? आपको इसको ऑर्डर में करना है. ठीक है, ऑर्डर से क्वेश्चन आता है. पहले कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, ये एग्जाम में आता है. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. सबसे पहले आएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड उसके बाद आता है स्लेवरी, देन कम्स योर फ्यूडलिज्म, देन कम्स कैपिटलिज्म एंड लास्ट में आता है ई, दैट इज सोशलिज्म. तो यहाँ पे देखो ई सब में था, बस ये डी वाला जो है वो गलत है, तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो. इसके बाद पहला जो है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म ही रहेगा. तो उस हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पर देख सकते हो फ्यूडलिज्म बाद में ऑफ कोर्स नहीं आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, राइट. तो इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका ये ऑर्डर याद रखना. स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, UG, PG, उनमें ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि NTA ना इधर उधर से क्वेश्चंस रिपीट करता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल द पेपर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. असर्शन रीजनिंग. देखो, observation at times gives us better conclusion about the social phenomena. Observation is a method in which no biasness is involved. कह रहा है कि observation जो है वो हमेशा हमें अच्छे conclusion देता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि observation में कोई biasness नहीं होती है. ना यहाँ पर गलत हो गया क्वेश्चन. देखो क्यों गलत हो गया, क्योंकि observation पढ़ते टाइम भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज ऑब्जर्वर बायस. क्या होता है ये ऑब्जर्वर बायस? एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑब्जर्वर बायस. सो ऑब्जर्वर बायस का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज़ की तरफ इंटरेस्टेड ज़्यादा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, राइट, वी सी एंड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हमें एकदम सिस्टमेटिकली स्टडी करना होता है. ठीक है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वर टू नॉट सी व्हाट इज देयर बट इंस्टेड टू सी व्हाट दे एक्सपेक्ट और वांट टू सी. यानी आप जो देखना चाहते हैं आप वही देखेंगे. ठीक है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आप उसको इग्नोर कर दोगे और जो चीज़ आप देखना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बस आप उस पर फोकस करोगे. सो यहाँ पर ये जो रीज़न है ये गलत हो जाता है. ठीक है, द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी. ए जो है स्टेटमेंट वो हमारा बिल्कुल सही हो सकता है बट बी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड मोस्टली असर्शन रीजनिंग बच्चे गलत करके आते हैं. सो रीडिंग अच्छी करोगे तो ये चीज़ नहीं होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 38.
आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर एज एक्सप्लेन बाय मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ऑर्डर दिया है हमें क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यू गाइज हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। The correct answer is B, that is class in itself, class for itself, class conflict और फिर social transformation। सबसे पहले क्लास में class in itself आता है, ठीक है, ये याद रखना, फिर आता है for, so always remember this, in for, तो कभी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। एंड देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बाद हमारा सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ओके। Question number 39. Who has stated that human activity can be observed and comprehended from only inside? किसने कहा है ये? बहुत फेमस PYQ है गाइस, बहुत बार ये स्टेटमेंट आ चुका है। मैक्स वेबर, डिल्थी, डर्कहाइम या फिर सोरोकिन? द करेक्ट आंसर इज बी। प्लीज इसको याद कर लो, इट इज विलियम डेल्थी, ओके। और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे कौन? मैक्स वेबर, ओके। Now, question number 40. Who has considered that social phenomena can be treated like natural phenomena in terms of observation, classification, and also in direct experiment? Emile Durkheim, Radcliffe Brown, both A and B, none of the above. किसका स्टेटमेंट हो सकता है ये, जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सोशल फिनोमिना होता है उसको हम लोग नेचुरल फिनोमिना की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पर वी कैन डू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही होंगे आंसर यहाँ पे। एमाइल दरखाइम एंड रैडक्लिफ ब्राउन दोनों ने इस चीज़ को कंसीडर किया था, ओके। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। Question number 41. Among the Indian sociologists who has pleaded for an integrated approach to study of social phenomena? So यहाँ पर integrated approach is your keyword. DP Mukherjee, GS Ghure, Radha Kamal Mukherjee, Ram Krishna Mukherjee. The correct answer is C, that is Radha Kamal Mukherjee. Okay, please remember. Now, question number 42. Who has undertaken for the first time survey of an industrial city in India and employed statistical concepts and tools? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिटी पे सर्वे किसने किया था इंडिया में, और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स को यूज़ किया था? DN मजुमदार, MN श्रीनिवास, VS डिसूजा या फिर SC दुबे? What will be the correct answer? The correct answer is A, that is DN Majumdar. Okay, please remember. Now, question number 43. Who is said to have used the participant observation method in the study of a street corner society in USA? Malinowski, W.F. White, Paul Lazarsfeld या फिर R.K. Merton? So, street corner society पे किसने स्टडी किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मैथड यूज करके? The correct answer is B, that is William Footwhite. And William Footwhite का जो स्टडी है उसका नाम है द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, द स्ट्रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ओके। एग्जाम में कई बार ये पूछ चुके हैं। Question number 44. Some important books and author, and we have to match them. Methodology of Social Sciences is a very famous book of Max Weber. Okay. Rules of Sociological Method is a book by Emile Durkheim. अब देखो A का 5th एक में है, इसमें भी है, so ये दोनों कट हो जाएंगे। Then B का 3rd किस में है? So B का 3rd देखो कहाँ पे है? So यहाँ पर है B का 3rd, so 4th will be your correct answer. So Max Weber, Emile Durkheim, इन सब की बुक्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, ये जॉन मैज एंड जहोदा एंड अदर्स, ये सब बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अलग अलग एग्जाम में ये टूल्स ऑफ सोशल साइंस बुक आई है, ठीक है। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। एंड लास्ट है मैथड्स इन सोशल रिलेशंस, ओके। ऑल दीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, question number 45. Now, this question was this year a CUET PG 2025 question. इस बार नेट ने ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए। अब देखो, सेंसस क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च? सो गाइज प्लीज रिमेंबर, सेंसस एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। यहाँ पर अगर आपको ये भी पता होता कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, देन ऑल्सो यू कुड हैव
गिवन द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ डायग्नोस नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपना जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जान रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। सो किसी भी तरह का कुछ एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है, राइट। कि सेंसस में आता है कितने % फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितना हेल्थ हमारा कैसा है, परसेंटेज में डेवलपमेंट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल डिस्क्रिप्टिव, ओके। Now, question number 46, which one of the following measure of average can be applied to qualitative data? इसमें से कौन सा है जो qualitative data पे हम apply कर सकते हैं, कौन सा measure of average है? Now, what will be the correct answer? The correct answer is C. Please remember, it is mode. Mode हम लोग qualitative data पे apply easily कर सकते हैं, okay? Question number 47. Standard deviation is a measure of what? Dispersion around mode, dispersion around mean, dispersion around mode and mean, या dispersion around median and mode. What will be the correct answer? The correct answer is B, guys. Please remember, it is dispersion around mean. Okay, exam में आता है ये question, so please remember. Question number 48. Case study aims at what? Qualitative analysis of a unit, quantitative analysis of a unit, both qualitative and quantitative analysis, या फिर qualitative and detailed analysis of all aspects of a unit. What will be the correct answer? The correct answer is D, that is qualitative and detailed analysis of all aspects of unit. Okay, so case study is the answer. Now, question number 49. A method of historical research in which the recollections of living persons are collected is called what? Case study, content analysis, oral history या फिर conjectural history. What will be the correct answer? The correct answer is C, that is oral history. ओके, प्लीज़ रिमेंबर ओरल हिस्ट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं, राइट। जितना भी लिविंग पर्सन का रिकलेक्शन है उसको कलेक्ट करके उस पर स्टडी कर सकते हैं, दैट इज ओरल हिस्ट्री। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी। Now, question number 50. Which method involves counting of incidents of particular item belonging to a set of usually predetermined categories? कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग इंसिडेंट्स को काउंट कर सकते हैं? केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, बोथ 1 and 2, या none of the above? The correct answer here is B, guys, content analysis. Please remember, exam में these type of questions do get repeat, okay? So you guys can watch these classes again and again so that exam से पहले you are done with your PYQ thing. PYQ से questions आते हैं as it is, कभी कभी NTA 5 से 10 question repeat कर देता है, so NTA is unpredictable, okay? That's why it is very very important that you literally learn these PYQ. यहाँ से आपको topics भी पता चलेंगे, but इन PYQs को आपको miss out नहीं करना है, okay? So that's it for today, guys. I hope you liked today's class. Don't forget to subscribe if you're a sociology student. And this is the Telegram channel that you must join. और ये मेरा personal Telegram channel है, मतलब मेरा personal Telegram है. If you guys want to talk to me or ask anything, you guys can contact me here. Okay? चलो, see you all tomorrow. Bye bye. Keep learning.